एक बहुत ही आम दृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब स्कूल के दिनों में शायद हर किसी ने ये अनुभव किया ही होगा। गणित की क्लास चल रही है। हाँ, और ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक घिसने की वो तेज खटखट वाली आवाज आ रही है। बिल्कुल, वो आवाज। और टीचर बहुत ही शानदार तरीके से एक बहुत मुश्किल फॉर्मूला समझा रहे होते हैं। बोर्ड एकदम नंबरों, निशानों और समीकरणों से भर गया है। और उस वक्त ना क्लास में बैठे हुए सब कुछ बहुत तार्किक लगता है, बहुत आसान लग रहा होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया है। लेकिन फिर होता क्या है कि घर जाकर जब उसी गणित की किताब को खोला जाता है और खुद से वो सवाल हल करने की कोशिश की जाती है, तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। एकदम खाली। बिल्कुल खाली। वो सारा ज्ञान जो क्लास में इतना स्पष्ट लग रहा था, अचानक कहीं गायब हो जाता है। और आज हम ये जानने वाले हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही ये किसी छात्र की व्यक्तिगत कमजोरी है। सही कहा। तो आज के इस स्रोतों के गहन विश्लेषण में हमारा फोकस टैक्शिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित शिवा नारायण के एक बहुत ही दिलचस्प शोध पर है। इसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन पेज थ्योरी फ्रॉम टीचिंग टू लर्नोग्राफी। ये बहुत ही क्रांतिकारी पेपर है ना? तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि सदियों पुरानी वो प्रणाली जहां एक व्यक्ति बोलता है और बाकी चुपचाप सुनते हैं, वो विज्ञान के नजरिए से आखिर विफल क्यों है। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे न्यूरोसाइंस पर आधारित एक बिल्कुल नया मॉडल ज्ञान को हमेशा के लिए दिमाग के न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स में छाप सकता है। ये जो अभी दिमाग का ब्लैंक हो जाने वाली बात हुई ना, इससे अक्सर लोग ध्यान की कमी या समझने की अक्षमता मान लेते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी चर्चा का केंद्र ही ये है कि ये एक शैक्षणिक समस्या नहीं है। मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल वास्तविकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने दिमाग के काम करने के तरीके को ही बुनियादी तौर पर गलत समझ लिया है। अच्छा, तो मतलब गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हुई कि ये मान लिया गया कि ज्ञान किसी तरल पदार्थ की तरह है, जैसे पानी। हाँ। जिसे एक विशेषज्ञ के दिमाग से निकालकर सीधे किसी सीखने वाले के दिमाग में उंडेला जा सकता है। जैसे किसी खाली बर्तन को भरना हो। हाँ, ठीक वैसे ही। लेक्चर देना, व्याख्या करना, निर्देश देना, इन सबको ही टीचिंग या पढ़ाना कहा जाता है। लेकिन ये शोध एक बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। वो ये कि टीचिंग से लर्निंग यानी सीखना नहीं होता। एक मिनट, टीचिंग से लर्निंग नहीं होती? नहीं। शोध के अनुसार ज्ञान को सुनने वाले के नर्वस सिस्टम में, मतलब उसके तंत्रिका तंत्र में शारीरिक रूप से निर्मित होना चाहिए। शारीरिक रूप से? ये तो बहुत ही बड़ा और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाला दावा है। अगर आज की शिक्षा प्रणाली को देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक व्यक्ति के बोलने और दूसरे के सुनने पर ही टिकी है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी थ्योरी की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? इसे समझने के लिए हमें उस घटना की तरफ चलना चाहिए जिसने इस शोध की नींव रखी। क्योंकि किसी भी समाधान तक पहुंचने के लिए ये देखना जरूरी है कि समस्या सबसे पहले कहाँ पहचानी गई थी। हाँ, और वो कहानी बहुत दिलचस्प है। तो शोध में करीब 25 साल पुरानी एक घटना का जिक्र है। एक गणित की क्लास चल रही थी जहां टीचर ने बोर्ड पर सारे फॉर्मूले सिद्ध किए और अभ्यास के लगभग 80% प्रश्न खुद ही हल कर दिए। और फिर बच्चों से कहा गया होगा कि बाकी के सवाल घर से करके लाना। हाँ, छात्रों से कहा गया कि वे घर जाकर वर्कआउट एग्जाम्पल्स यानी पहले से हल किए गए उदाहरणों का अभ्यास करें। और यहीं पर उस क्लासरूम में ज्ञान के भ्रम का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। अगले दिन जब उस क्लास का निरीक्षण हुआ तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले दिन थी। मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। छात्रों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाने का कौशल बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ था। टीचर को अगले दिन भी बचे हुए सवालों को खुद ही हल करना पड़ा। अरे बाप रे! हाँ, छात्र पूरी तरह से टीचर पर निर्भर थे। वो शारीरिक रूप से क्लास में मौजूद थे, चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनका अपना दिमाग कुछ भी नया निर्मित नहीं कर रहा था। तो वो बस जानकारी ग्रहण कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक तरह का निष्क्रिय ग्रहण था, जहां जानकारी कान तक तो पहुंच रही थी, लेकिन न्यूरॉन्स के बीच कोई नया कनेक्शन नहीं बन रहा था। अच्छा, तो यहीं से उस बदलाव की शुरुआत होती है। लेखक ने अपने हॉस्टल सुपरविजन के दिनों की एक घटना साझा की है जो इस निष्क्रियता का सटीक तोड़ साबित हुई। हाँ, वो हॉस्टल वाले छात्र की कहानी। तो हुआ ये कि एक छात्र उनके पास गणित का एक सवाल लेकर आया। उन्होंने उसे हल कर दिया।
वो छात्र खुश होकर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 और सवाल लेकर आ गया। और उन्होंने वो भी हल कर दिए होंगे। हाँ, लेखक ने वो भी हल कर दिए, लेकिन तब उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि ये छात्र तो पूरी तरह से बैसाखी के सहारे चल रहा है। इसमें खुद समस्या सुलझाने की क्षमता तो विकसित हो ही नहीं रही है। सही बात है। तब उस छात्र को एक अलग निर्देश दिया गया। उसे कहा गया कि पहले जाकर किताब में जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनका खुद से एक ब्रेन पेज तैयार किया जाए। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस छोटी सी प्रक्रिया ने एक पूरा न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट पैदा कर दिया। वो कैसे? जब उस छात्र ने खुद से उन उदाहरणों को लिखना, पढ़ना और समझना शुरू किया, तो शुरुआत में उसे भारी संघर्ष करना पड़ा। मतलब उसे लिखने में समस्या आ रही थी, पढ़ने में समस्या आ रही थी। क्योंकि वो पहली बार खुद मेहनत कर रहा था। बिल्कुल, ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि पहली बार उसके दिमाग के उन हिस्सों को काम करना पड़ रहा था जो लेक्चर सुनते वक्त पूरी तरह सोए रहते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दिमाग को इस प्रक्रिया में झोंक दिया। वो अब सिर्फ एक श्रोता नहीं था, वो एक निर्माता बन गया था। ये स्थिति तो बिल्कुल वैसी है जैसे कोई साइकिल चलाने की कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ ले, या फिर किसी ओलंपिक चैंपियन को बहुत शानदार तरीके से साइकिल चलाते हुए देखें। हाँ, देखने से कोई साइकिल चलाना नहीं सीख जाता। वही ना, कोई इंसान साइकिल के पुर्जों के नाम याद कर सकता है, संतुलन के भौतिक विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझ सकता है, लेकिन जब तक वो खुद साइकिल की सीट पर नहीं बैठेगा, हैंडल नहीं पकड़ेगा और 1-2 बार गिरेगा नहीं, तब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। एकदम सटीक उदाहरण है ये। सिर्फ देखकर या सुनकर कोई भी मोटर स्किल नहीं सीखी जा सकते। और साइकिल चलाने का ये उदाहरण एक बहुत अहम न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है। साइकिल चलाना एक मोटर स्किल है और ये शोध ये साबित करता है कि गणित, विज्ञान या कोई भी जटिल विषय सीखना सिर्फ एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरी तरह से एक मोटर साइंस की प्रक्रिया है। जब उस छात्र ने खुद उदाहरणों को अपने हाथों से लिखा, उन्हें समझा, तो कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वो 80% सवाल खुद हल करने लगा। क्या बात है! और बताए, वो व्यक्ति आज एक सफल इंजीनियर है। टीचिंग काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब हाथों और दिमाग के तालमेल से लर्निंग की गई, तो दिमागी सर्किट हमेशा के लिए बदल गए। अगर इस बात को गहराई से सोचा जाए तो एक सवाल उठता है। क्या? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के जो इतने बेहतरीन शिक्षक हैं, जो बहुत मेहनत से शानदार लेक्चर तैयार करते हैं, जो किसी भी जटिल विषय को कहानी की तरह समझा सकते हैं, उनकी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है? ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत बेकार है। क्योंकि अगर सब कुछ खुद ही करके सीखना है तो लेक्चर की प्रासंगिकता क्या बचती है? देखिए, लेक्चर की प्रासंगिकता खत्म नहीं होती, लेकिन उसकी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। लेक्चर ज्ञान से परिचित कराने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान को नर्वस सिस्टम में स्थानांतरित करने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे कमजोर? हाँ, जब कोई सिर्फ एक लेक्चर सुनता है तो दिमाग की केवल बाहरी सतह, जिसे कॉग्निटिव सरफेस कहा जाता है, उस पर एक छोटी अवधि की याददाश्त बनती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, जो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। बिल्कुल, ये याददाश्त बहुत अस्थायी होती है। इसीलिए जीरो टीचिंग फ्रेमवर्क की अवधारणा सामने आती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि असली ज्ञान का निर्माण शिक्षक के बोलने से नहीं, बल्कि छात्र के खुद के मोटर सर्किट्स के सक्रिय होने से होता है। अच्छा, तो ये मोटर सर्किट्स का सक्रिय होना असल में शरीर और दिमाग के अंदर दिखता कैसे है? मतलब जब कोई व्यक्ति खुद से ज्ञान निर्मित कर रहा होता है तो जैविक स्तर पर क्या बदलाव हो रहे होते हैं? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसे समझने के लिए इंसान के दिमाग के उन 3 मुख्य हिस्सों की कार्यप्रणाली को देखना होगा जो मिलकर एक ब्रेन बेंच बनाते हैं। वो 3 हिस्से कौन से हैं? जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम करता है, जैसे लिखता है, कोई चार्ट बनाता है या किसी गणितीय समीकरण को हल करता है, तो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस सक्रिय होता है। हिप्पोकैम्पस? हाँ, हिप्पोकैम्पस का मुख्य काम स्पेस और नेविगेशन को समझना है। गणित का कोई भी सवाल दिमाग के लिए एक भौगोलिक नक्शे की तरह होता है, जहां एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ना होता है। हाँ, जैसे अगर किसी समीकरण में x का मान निकालना है तो दिमाग को संख्याओं को बराबर के निशान के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो ये एक तरह का दिमागी नेविगेशन ही है। बिल्कुल सही। और हिप्पोकैम्पस इसी रास्ते का मानसिक नक्शा बनाता है। इसके बाद बारी आती है बेसल गैंग्लिया की। अच्छा, इसका क्या काम है? अर्निंग कहते हैं।
ये तय करता है कि पहले गुणा करना है, फिर भाग देना है। यानी ये नियमों का एक क्रम सेट करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हाँ, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सेरिबेलम निभाता है। सेरिबेलम? सेरिबेलम मोटर सीक्वेंसिंग का काम करता है। जब हाथ से पेन चलता है, आंखें कागज पर देखती हैं और दिमाग सोचता है, तो सेरिबेलम इन तीनों के बीच एक सटीक तालमेल बिठाता है। क्या बात है! इन तीनों के एक साथ काम करने से न्यूरॉन्स के बीच एक भौतिक और जैविक कनेक्शन बनता है, जिसे न्यूरोलॉजिकल टेम्पलेट कहा जाता है। यही असली ब्रेन पेज है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये प्रक्रिया दर्शाती है कि सीखना एक बहुत ही शारीरिक और जैविक घटना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसी कक्षा में बैठे छात्र के लिए ये सब बहुत अमूर्त हो सकता है। मतलब अगर विज्ञान ये कहता है कि सीखने के लिए दिमाग के मोटर सर्किट्स को एक साथ काम करना होगा, तो व्यावहारिक रूप से ऐसा कैसे किया जाता है? मतलब स्टेप्स क्या होंगे? हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी किताब या जटिल जानकारी को अपने दिमाग में उतारने के लिए कौन से कदम उठाता है? यहीं पर ये शोध ज्ञान को स्थानांतरित करने के एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके को सामने रखता है। इसमें कुल 7 आयामों या डायमेंशंस की बात की गई है। 7 डायमेंशंस। इस पूरी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है ब्रेकिंग और बिल्डिंग, यानी ज्ञान को छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसे वापस जोड़ना। इंसान का दिमाग किसी भी बड़ी जानकारी को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए इन 7 आयामों के जरिए जानकारी को न्यूरोलॉजिकल स्तर पर डिकोड किया जाता है। तो आइए इन 7 आयामों को एक-एक करके समझते हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि एक पूर्ण ब्रेन पेज आखिर तैयार कैसे होता है। तो पहला आयाम है डेफिनिशन स्पेक्ट्रम। किसी भी विषय में प्रवेश करने से पहले उसकी भाषा को समझना जरूरी है। अगर कोई भौतिक विज्ञान पढ़ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण या वेग जैसे शब्दों का सटीक अर्थ दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हाँ। दूसरा आयाम है फंक्शन मैट्रिक्स ऑफ क्वेरीज। इसका मतलब है सवालों की प्रकृति को समझना। कोई भी सवाल या समस्या हवा में नहीं बनती, उसका एक पैटर्न होता है। इस आयाम में ये पहचाना जाता है कि समस्या असल में मांग क्या रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके बाद आता है तीसरा आयाम, जिसे ब्लॉक सॉल्वर कहा गया है। हाँ, ये बहुत अहम है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी के सामने एक आधुनिक कार का पूरा खुला हुआ इंजन रख दिया जाए और कहा जाए कि इसे समझो। बाप रे, वो तो घबरा ही जाएगा। बिल्कुल, कोई भी आम इंसान उसे देखकर घबरा जाएगा। इतनी सारी तारें, इतने सारे पुर्जे, ये एक संपूर्ण ज्ञान है जो बहुत डरावना लगता है। लेकिन ब्लॉक सॉल्वर उस इंजन को छोटे छोटे पुर्जों या ब्लॉक्स में अलग कर देता है, टुकड़ों में बांट देता है। हाँ। पहले सिर्फ स्पार्क प्लग को समझा जाता है, फिर पिस्टन को। जब एक बड़ी और जटिल चीज को छोटे मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, तो दिमाग का डर खत्म हो जाता है। सही कहा। ब्लॉक सॉल्वर ज्ञान को पचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब चीजें छोटे ब्लॉक्स में टूट जाती हैं, तो चौथा आयाम सक्रिय होता है, मॉड्यूलर सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है? अब दिमाग उन छोटे ब्लॉक्स को एक तार के क्रम में रखना शुरू करता है, जैसे स्पार्क प्लग का संबंध पिस्टन से कैसे है। 5वां आयाम है फॉर्मेटेड आउटपुट। जब जानकारी समझ आ जाती है, तो उसे एक निश्चित और व्यवस्थित तरीके से कागज पर या दिमाग के नक्शे में उतारा जाता है, ताकि भविष्य में उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। यानी जो समझ आया है उसे एक ऐसे रूप में ढालना जिसे बाद में पढ़ना और इस्तेमाल करना आसान हो। बिल्कुल। छठा आयाम है सिस्टम ट्यूनिंग। ये वो चरण है जहां खुद की गलतियों को पहचाना और सुधारा जाता है। मतलब अपना इवैल्यूएशन खुद करना। हाँ, जब कोई खुद काम कर रहा होता है, तो वो किसी टीचर के लाल पेन का इंतजार नहीं करता। वो खुद अपने बनाए हुए सिस्टम को रिफाइन करता है। और अंत में 7वां आयाम आता है ऑपरेशनल फाइनलिटी। ये क्या है? ये वो स्थिति है जहां ज्ञान इतना पक्का हो जाता है कि वो एक रिफ्लेक्स या स्वचालित प्रक्रिया बन जाता है। इस स्तर पर आकर दिमाग को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, काम अपने आप होने लगता है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त अपने आप ब्रेक पर पैर चला जाता है। एकदम सही। इन 7 आयामों से गुजरने के बाद ही एक छात्र सही मायने में स्वतंत्र होता है। अगर इंसान का दिमाग इस तरह टुकड़ों में तोड़कर सीखने के लिए इतनी बेहतरीन और वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है, तो फिर क्लासरूम में जाते ही ये पूरी प्रक्रिया ठप क्यों पड़ जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सा बाहरी फैक्टर है जो दिमाग के इन मोटर सर्किट्स को बंद कर देता है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और वो बाहरी फैक्टर है डर, जिसे शोध में फियर फैक्टर के रूप में बहुत गहराई से जांचा गया है। डर।
हाँ, शोध एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना का जिक्र करता है। एक गणित की क्लास के दौरान एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पर आकर सवाल हल करने के लिए बुलाया गया। ये तो बहुत आम बात है स्कूलों में। हाँ, लेकिन आगे सुनिए। वो छात्र अपनी जगह से उठा, बोर्ड के पास गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ सूख गए थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। सिर्फ एक गणित के सवाल और कुछ लोगों के सामने खड़े होने ने उस बच्चे के नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में डाल दिया था। बिल्कुल। शरीर ने इसे किसी जंगली जानवर के हमले जैसा खतरा मान लिया था। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जब दिमाग इस तरह के गहरे डर या तनाव की स्थिति में होता है तो दिमाग का एमिगडाला हावी हो जाता है। एमिगडाला जो डर को कंट्रोल करता। हाँ, ये शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन भर देता है और हिप्पोकैम्पस जो सीखने और नेविगेशन का केंद्र है उसे पूरी तरह शट डाउन कर देता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा ही बंद हो गया जो सीखने के लिए जरूरी है। सही कहा। ऐसे खौफनाक माहौल में कोई भी नया न्यूरोलॉजिकल सर्किट या ब्रेन पेज बन ही नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली अक्सर ज्ञान देने के बजाय सिर्फ डर पैदा करने का कारखाना बन जाती है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। इसी डर को खत्म करने के लिए इस थ्योरी में स्कूल और क्लासरूम के माहौल को पूरी तरह से बदलने की बात कही गई है। हाँ, एक नई अप्रोच। और यहीं पर मिनिएचर स्कूल और स्मॉल टीचर्स की अवधारणा जन्म लेती है। हाय। अगर जीरो टीचिंग फ्रेमवर्क लागू करना है तो टीचर की भूमिका को पूरी तरह बदलना होगा। ब्रेन पेज मॉडल में टीचर निर्देश देने वाले या इंस्ट्रक्टर की भूमिका से बाहर निकलकर एक मॉडरेटर बन जाता है। मॉडरेटर का मतलब यहाँ क्या होगा? उसका काम ब्लैक बोर्ड पर आकर सब कुछ हल कर देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित और सहयोगात्मक माहौल तैयार करना है जहां छात्र खुद काम कर सके। मिनिएचर स्कूल का मतलब है कि एक बड़ी क्लासरूम को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाए जहां सहपाठी एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करें। तो इस व्यवस्था में बच्चे ही एक दूसरे के लिए छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर्स बन जाते हैं? बिल्कुल। वे एक दूसरे को साइकोलॉजिड रिहर्सल के जरिए सीखने में मदद करते हैं। ये साइकोलॉजिड रिहर्सल क्या है और ये दिमाग पर कैसे काम करता है? साइकोलॉजिड रिहर्सल का अर्थ है किसी कार्य या कौशल का एक बंद चक्र में बार बार अभ्यास करना। ये सिर्फ रटना नहीं है। अच्छा। जब कोई छात्र अपने दोस्तों के साथ बैठकर किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है तो बेसल गैंग्लिया उस प्रक्रिया को कॉन्शियस या सचेत अवस्था से निकालकर अनकॉन्शियस या अवचेतन अवस्था में डाल देता है। मतलब वो आदत बन जाती है। हाँ, इस सहपाठी आधारित माहौल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि परीक्षा का खौफ पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब बिना किसी जजमेंट या सजा के डर के ज्ञान निर्मित होता है तो रटने की कोई जरूरत नहीं बचती। और इसका असर तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। शोध ये साफ करता है कि इस तरह के माहौल से सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं सुधरते, बल्कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उनमें लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस का भी विकास होता है। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त होकर सीखना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो अगर इन सभी तथ्यों और वैज्ञानिक तर्कों को एक साथ जोड़ा जाए तो निष्कर्ष बहुत साफ है। ज्ञान कोई ऐसी निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे बस कान के जरिए दिमाग में डाला जा सके। ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जाता, उसे शारीरिक और मानसिक मेहनत से बनाया जाता है। सही बात है। हाथों, आंखों और दिमाग के मोटर सर्किट्स के सटीक तालमेल से पारंपरिक टीचिंग ने पीढ़ियों को निष्क्रिय बनाया है। अब समय है लर्नोग्राफी की ओर बढ़ने का, जहां सीखने वाला खुद अपने ज्ञान का एकमात्र और सक्रिय निर्माता बनता है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों तक सीमित नहीं है। न्यूरोसाइंस के ये नियम उम्र के हर पड़ाव पर लागू होते हैं। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देख सकता है। अगर कोई किसी बहुत अहम कॉर्पोरेट मीटिंग की तैयारी कर रहा है, कोई नया जटिल सॉफ्टवेयर सीख रहा है या अपनी प्रोफेशनल फील्ड की कोई नई जानकारी जुटा रहा है, तो सिर्फ कुछ पीडीएफ पढ़ लेना या कोई लंबी प्रेजेंटेशन सुन लेना काफी नहीं है। वो तो बस शुरुआत है। हाँ, वो सिर्फ निष्क्रिय श्रवण है जो कॉग्निटिव सरफेस से जल्दी ही मिट जाएगा। जब तक उस जानकारी को ब्लॉक सॉल्वर की तरह छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक हाथों से लिखकर, चार्ट बनाकर या कोई मैप तैयार करके खुद का एक ब्रेन पेज नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो जानकारी दिमाग में पक्की नहीं होगी। एकदम सही। जब भी किसी नई चीज को देखकर दिमाग ब्लैंक महसूस करे तो एक सीधा संकेत है कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, मोटर सर्किट्स को सक्रिय करने का समय आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्ति देने वाला विचार है,
कि इंसानों का नर्वस सिस्टम प्राकृतिक रूप से ही खुद करके सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा दिमाग काम करने से सीखता है, खामोश बैठकर सिर्फ निर्देश सुनने से नहीं। और अगर ये सच है कि मानव का दिमाग पूरी तरह से इसी तरह काम करने के लिए विकसित हुआ है, तो ये एक बहुत गहरा सोचने का विषय बन जाता है। जरा सोचिए, पिछले कई 100 सालों से पूरी दुनिया के क्लासरूम्स में करोड़ों बच्चों को सिर्फ एक जगह चुपचाप बैठकर सुनने के लिए मजबूर किया गया है। इस निष्क्रियता और एक तरफा शिक्षा प्रणाली की वजह से हमने मानव जाति की कितनी असीम क्षमता को हमेशा के लिए दबा दिया होगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कितने बेहतरीन आइडियाज, कितने बड़े आविष्कार और समाधान जो शायद किसी बच्चे के दिमाग में पनप सकते थे, वो सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उसे कहा गया था कि हाथ बांधकर बैठो, सवाल मत करो और सिर्फ सुनो। सच में ये बहुत दुखद है। अगर आज से ही इस जीरो टीचिंग और लर्नोग्राफी मॉडल को जीवन और शिक्षा में पूरी तरह लागू कर लिया जाए, तो क्या उस खोई हुई इंसानी क्षमता को वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले कल की दुनिया आज से कितनी अलग, कितनी स्वतंत्र और कितनी असाधारण होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो उस हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो कुछ भी नया सीखना चाहता है। हाँ, सोचने वाली बात है। शायद अगली बार जब कोई किसी जटिल समस्या या खाली ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होगा, तो उसका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, बल्कि उसके मोटर सर्किट्स उस खाली जगह पर एक नया ज्ञान रचने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। एकदम तैयार। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।